कुछ भी करके सही करना है, ये गलत नहीं करना कम से कम। इसलिए सोच रहा हूँ मैं ज़्यादा, जितना सोच सकूँ। कंफ्यूज हो गया था मुझे सही में रेस्पिरेशन में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी मेडिकल के क्विज में। और आज हमारा है दूसरा एपिसोड। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एक है डॉक्टर हर्ष जैन और डॉक्टर अबीर वसावड़ा। तो आज हम खेलने वाले हैं फेस ऑफ 1 to 1, क्योंकि हमें बताया गया कि वो दोनों बहुत ज़्यादा स्कॉलर है उनकी बैच के। तो हमने थोड़ा प्राइस कम और रिस्क ज़्यादा रखा है, ठीक है। तो मैं आपको क्विज के आज के रूल्स बता देता हूँ। तो दोनों के लिए हमने 12 क्वेश्चन डिजाइन किए। दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन है। बारी बारी से हम 12 क्वेश्चन उनको पूछेंगे। पर राइट आंसर उनको 500 रुपीज़ ऐड किए जाएंगे, और कोई भी आंसर गलत होता है तो 250 रुपीज़ माइनस किए जाएंगे, ठीक है। सो दोनों को 12 क्वेश्चन खेलने का मौका मिलेगा, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 क्वेश्चंस वी विल ऐड ऑन एंड डिसाइड कौन किसका कितना था। और हमने ऐड किया है एक पॉइंट कि जिसके भी कम सही आंसर है उसको टोटल प्राइस से हाफ माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हर्ष के 8 क्वेश्चन सही है और अबीर के 6 ही क्वेश्चन सही है, तो अबीर का जो भी प्राइस है उसमें से 50% कट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कम होंगे उसको थोड़ा लॉस होगा, उसी के लिए कंपटीशन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अबीर और हर्ष के साथ। तो शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। तो हर्ष, आप क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं, ये एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है आपने, इसके लिए थैंक यू बोलूँगा आपको। कि एक नॉलेज टेस्ट होता है, दो जन के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिंग इन्वायरमेंट रहता है, तो अच्छा है। ओके, बहुत बढ़िया। और अबीर, आप क्या कहना चाहेंगे। यस, आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये नॉलेज शेयर होगा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, तो दोनों रेडी है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑर्गन डज नॉट मूव एट ऑल विथ रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए पेंक्रियास, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स कॉलन एंड ऑप्शन डी किडनी। अबीर ने सिलेक्ट किया है, बाद में बताएंगे, पहले हर्ष एक बार डिसाइड कर ले फिर। हर्ष और अबीर ने किया है आंसर डी, किडनीज। हम ऑडियंस से पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है। ऑडियंस भी किडनी बोल रही है, पर गलत जवाब, ठीक है। किडनीज आर नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज pancreas. Pancreas is a retroperitoneal organ, is the only organ that does not move with respiration. ठीक। तो पहला ही क्वेश्चन दोनों की तरफ से गलत हो गया है। दोनों -250 पे चल रहे हैं, शायद हमको लेने पड़ेंगे पैसे उनकी तरफ। ठीक है, हम तो देने आए पर शायद लेके जाए, हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न दोनों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्टिव SLE। ऑप्शन ए इज हाई सीरम लेवल ऑफ ANA, ऑप्शन बी लो सीरम लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ऑप्शन सी हाई सीरम लेवल ऑफ CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी हाई सीरम लेवल ऑफ anti-dsDNA। शुरुआत के क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया ऐसा लग रहा है मेरे को, ज्यादा सोच विचार में पड़ गए दोनों। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। चलो, अबीर और हर्ष दोनों ने सिलेक्ट कर दिया है ऑप्शन बी। हम जानना चाहेंगे हर्ष से कि क्यों ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है। ऑप्शन बी इसलिए किया क्योंकि ए और जैसे anti-dsDNA और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती है वो SLE में रेस्ड होती है, और
सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी रेज्ड हो सकता है। पर लो सीरम लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इसलिए नहीं कि कॉम्प्लीमेंट यूजेज एज सच नहीं होता, तो सीरम लेवल्स उसके नॉर्मल रहने चाहिए, मुझे ऐसा लगा मेरे हिसाब से। अभी आपको अगेन कुछ ये बी और सी में ही कंफ्यूजन था। ए एंड डी डेफिनेटली वो राइज होते ही है, बट एक्टिव एसएलई एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, तो ESR सी रिएक्टिव शुड बी हाई बाई डेफिनेशन। और ESR CRP के साथ ऐसा है कि CRP को लो होना चाहिए। एक्टिव SLE इज एसोसिएटेड विथ लो लेवल्स ऑफ CRP, नॉट हाई। सो आप दोनों का आंसर गलत है। दूसरा लगातार दूसरा क्वेश्चन दोनों का गलत होता हुआ। चलो, तो 2 क्वेश्चन का गलत आंसर देने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा प्रश्न दोनों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। A to E इगोफोनी may be found in pneumothorax, emphysema, consolidation and superficial empty cavity। दोनों का आंसर आ गया है। फाइनल आंसर इस दोनों ने दिया है कंसोलिडेशन। अबीर, क्यों कंसोलिडेशन? सर वो कैविटी ऐसा कुछ होता है, आवाज कुछ रिफ्लेक्ट होती है। पेट्री लोग का ये ईगोफोनी, वो 3 चीजें कनेक्टेड थी, तो न्यूमोनिया कंसोलिडेशन ऐसा कहीं पे पड़ा, तो उस हिसाब से न्यूमोनिया रिलेटेड पड़ा था, विच इज अ कंसोलिडेशन। तो उसमें क्या होता है? इगोफोनी बढ़ जाता है, इगोफोनी फाउंड होता है। हाँ, वही ये सेम रीजन है, न्यूमोनिया में पेक्टोरलिक या ईगोफोनी दोनों साथ में रिलेटेड होता है, तो कंसोलिडेशन से रिलेटेड। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। तो थोड़ा रिलीफ दिख रहा है उनके चेहरों पे, कुछ तो सही हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप दोनों के लिए चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय A. Hematuria, B. Thrombocytosis, C. Segmented RBCs in peripheral smear, and D. Uremia। Harsh is already come up with answer. Abir has already come up with answer. तो दोनों ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोसिस। हर्ष, कुछ डाउट था कि कंफर्म विद आंसर? कंफर्म था, पर ऐसा क्वेश्चन आया ना, इसलिए एक बार सोचना पड़ा थोड़ा। पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है इसमें। बिल्कुल सही, ठीक है, यही कैच पॉइंट था। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ अबीर का भी वही आंसर था। तो दोनों सरबर हो चुके हैं। पहले 2 क्वेश्चन गलत थे, पर अभी 2 क्वेश्चन सही है, तो अभी पैसे प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। 4 क्वेश्चन खत्म करने के बाद, 2 सही और 2 गलत करने के बाद, पहले 2 में थोड़े भटक गए थे, पर अभी बैक टू ट्रैक हो गए हैं। अभी मुझे लगता है अभी आगे जाएंगे, तो इसीलिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो 5वां प्रश्न दोनों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओह, द मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सेमिया इन पेशेंट्स with increased carbon dioxide and the normal alveolar to arterial oxygen gradient is A. hypoventilation, B. diffusion impairment, C. ventilation perfusion mismatch, and D. shunt। दोनों गहरी सोच में डूबे हुए हैं। हर्ष has come up with the answer। ओके, हर्ष ने आंसर दे दिया है। अबीर हैज ऑल्सो कम अप विद द आंसर। अबीर ने भी आंसर दे दिया है। तो फाइनल आंसर इज, हर्ष ने दिया है ऑप्शन ए, हाइपोवेंटिलेशन, एंड अबीर ने दिया है ऑप्शन डी, शंट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोवेंटिलेशन, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन में एल्वियोलर टू ऑक्सीजन ग्रेडियंट सेम रहेगा। आएगा ही नहीं ऑक्सीजन, तो आर्टरी में भी कम जाएगा, तो डिफरेंस सेम रहा, और इसलिए हाइपोवेंटिलेशन भी इंक्रीज है। तो ऑप्शन इज, राइट आंसर इज हाइपोवेंटिलेशन। तो 5 क्वेश्चन के बाद हर्ष लीड करते हुए 3 क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं और 2 गलत। अबीर
2 क्वेश्चन सही, 3 गलत। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आप दोनों के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A 38-year-old female has dyspnea on exertion and orthopnea. On examination, she is having a loud first heart sound with diastolic rumble and a large V wave in JVP. What is the most likely diagnosis? 38-year-old woman with dyspnea on exertion and orthopnea. Examination में loud first heart sound, diastolic rumble and large V wave in JVP. The most likely diagnosis is option A, mitral stenosis with tricuspid regurgitation. Option B, isolated mitral stenosis. Option C, aortic regurgitation. Option D, mitral regurgitation with tricuspid regurgitation. Harsh has come up with the answer. Okay. Abir has also come up with the answer. Okay, दोनों ने आंसर सिलेक्ट किया है A, mitral stenosis and tricuspid regurgitation. अभी थोड़ा बताएंगे क्यों? रफ रमलिंग मरमर टिपिकल होता है मिड डायस्टोलिक, तो स्टेनोसिस तो होना बनता है। एंड देन लार्ज वी वेव इन जेवीपी हाइब्रिड के वो होता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो हैज टू बी कॉम्बिनेशन। क्यों होता है ऐसा कुछ? एसी वी वेव्स जो होती है वी वेव डायरेक्टली अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व हुआ एक एट्रियल जो प्रेशर होगा वो, पर इसमें रिगर्जिटेशन है इसलिए वो ओपन होगा, तो उसकी वजह से बैकफ्लो होगा, तो एट्रियल प्रेशर ज्यादा और ज्यादा हो जाए। यस, रिगर्जिटेशन में ही वी वेव बनेगा और ज्यादा बनेगा क्योंकि ब्लड एक्स्ट्रा आएगा। और लेफ्ट हार्ट फेलियर भी है ऑर्थोप्निया, इसलिए मिट्रल स्टेनोसिस भी इन्वॉल्व होगा। वो तो लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड मतलब माइट्रल स्टेनोसिस। तो बिल्कुल सही जवाब दोनों का। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद, कोऑर्डिनेट करने के बाद बोथ हैव कम अप विद द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा खेला। तो हमारा आधा पार्ट पूरा हो चुका है। 6 क्वेश्चन के बाद हर्ष है 4 सही 2 गलत पे, अबीर है 3 सही 3 गलत पे। तो 6 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेशेंट्स हुज इम्यूनिटी सिस्टम फेल्स टू क्लियर ऑफ persistent oral human papilloma virus infection are getting tested for pre-malignant lesions is an example of which level of prevention? Options are primordial, primary, secondary, tertiary. This is a very tricky question though. Let's see who comes up with the answer. Harsh has come up with the answer. Answer is okay. Abir has come up with the answer. Answer C. Both have come up with the answer with secondary prevention is the right answer. Okay, nice. बहुत ज्यादा सोचने के बाद बट बहुत ही अच्छा आंसर दिया। कैसे जरा डिस्क्राइब करोगे हर्ष, कैसे आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन को? यानी ये परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन हो चुका है पर अभी तक कॉम्प्लिकेशन में गया नहीं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब मैलिग्नेंसी है। अगर मैलिग्नेंसी हो जाता है उसको, फिर उसकी लाइफ अच्छी करनी होती है अगर, तो टर्शियरी प्रिवेंशन आता है। पर यहाँ पर प्रिवेंशन कर रहे हैं हम एक तरह से स्क्रीनिंग करके। प्रिजम्पटिव स्क्रीनिंग होती है और डायग्नोस्टिक। तो प्रिजम्पटिव वाली प्राइमरी में आती है, तो डायग्नोस्टिक टू लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन तो सेकेंडरी आता है। बहुत ही अच्छा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ और एकदम सही, दोनों ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं। तो चलो हम थोड़ा हर्ष से बात करेंगे। तो हर्ष जरा आपके बारे में बताइए। मैं यहाँ सूरत का ही रहता हूँ पहले से, पर मेरे नाना नानी सब राजस्थान के हैं, तो पहले से यहाँ पर ही हूँ। गुजराती बोलता नहीं हूँ इतना, यहाँ ही रहता हूँ तो भी, पर बचपन से यही है जो भी है। और ये अच्छा एक्सपीरियंस है जो भी था। एक क्विज ऑर्गेनाइज करा है तो अच्छा लगा एक बार के करा रही है। आपका स्कूलिंग और वो सब इधर से ही है? हाँ, स्कूलिंग भी यहाँ से ही है। अच्छा, और यहाँ पे सबके मम्मी पापा के साथ सब इधर ही रहते हो? सब यहाँ पर ही है। ओके, तो अभी
थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताएं, अभी कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, और आगे जाके आपके फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या बनना चाहते हो? मैं पहले से मैथ्स में अच्छा था। मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। 9-10 में मैथ्स में सबसे अच्छा मेरे को वो सब्जेक्ट करने को मन होता था, पर फिर भी वो अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं मुझे आगे, कि दूसरे से कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, फिजिक्स और केमिस्ट्री और सब में। तो फिर मैंने ये ब्रांच लेने का सोचा। 12th के बाद MBBS तो अच्छी तरह सीट मिल गई, यहाँ पर ले लिया एडमिशन। उसके बाद इंजॉय भी किया है मैंने, थोड़ा बोर भी हुआ मैंने, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किया दूसरों जितना, पर मैं अपने आप में खुश रहा, इतना इंजॉय किया। और ये अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे जाके मैं मेडिकल ब्रांच, मेडिसिन वाली ब्रांच ही लेना चाहता हूँ, कोई भी नॉट सर्जिकल, बट इतना पक्का है कि उसमें से ही कुछ लूँगा मैं आगे जाके। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम अभी बात करेंगे अबीर से। तो अबीर, जरा आपके बारे में बताइए और आपका क्या क्या प्लान है आगे की? हाँ, मैं भी लोकल आईटी हूँ, मेरी स्कूलिंग इधर ही हुई है DPS सूरत में। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली बेसिकली। और स्ट्रीम सिलेक्शन वाज बोथ सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन, तो मैथ्स जमा ही नहीं कभी, तो बायो लेना था, और बायो अच्छा भी लगता था तो बायो लिया था, एंड देन MBBS फॉलोड। और यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सर ने प्रेजेंट की है, ये ऑर्गेनाइज किया है, वेरी वेल मैनेज्ड, एंड थैंक्स अगेन। आपके आगे जाके क्या क्या प्लान है और क्या बनना चाहेंगे? ओके, तो मेरा इंटरेस्ट यही रहता है, कुछ मिस्ट्री टाइप कुछ सॉल्व करना रहे तो इंटरेस्ट रहता है। तो द 2 ब्रांचेस अगेन, जनरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, तो प्रेफरेंस उस साइड है मेरा। तो 7 क्वेश्चन खत्म करने के बाद 8वां प्रश्न दोनों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A 30-year-old female presents with symptoms of heart failure and an echo shows left ventricular ejection fractions of 50%. The patient's medical history reveals a history of systemic sclerosis. What is the most likely diagnosis? A. Restrictive cardiomyopathy. B. Dilated cardiomyopathy. C. Hypertrophic cardiomyopathy. And D. Cardiac sarcoidosis. Harsh has come up with the answer. We will wait for Abir. Abir has skipped the question. Okay. तो हर्ष ने आंसर दिया है सी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, और अबीर ने स्किप किया है। तो हम अबीर से पूछेंगे, अगर वो अभी तो स्किप कर दिया है तो माइनस नहीं होंगे, पर वो अगर देना चाहते तो क्या देते? देना चाहता तो रिस्ट्रिक्टिव मे बी, आई एम नॉट। तो क्यों नहीं दिया? रिस्ट्रिक्टिव इज द राइट आंसर। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी होगी वो ऐसा लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। तो द राइट आंसर इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो दोनों बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। हम 8 क्वेश्चन तक खत्म कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां प्रश्न आप दोनों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शॉर्ट एंड स्वीट, मोनोफोनिक ब्रोंकाई is classically found in option A chronic bronchitis, option B foreign body in bronchus, option C emphysema, and option D bronchial asthma. Abir has come up with the answer. Okay. Harsh has come up with the answer. So the final answer by hers is bronchial asthma, and from Abir is foreign body in bronchus. Public want to say foreign body in bronchus. And हर्ष ने गलती कर दी है यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा करके। भाई कैसे, अस्थमा में तो पॉलीफोनिक ब्रोंकाई आते। If there is a at one level obstruction, there is always a monophonic bronchi. एक ही फॉरेन बॉडी है तो वहां पे ही ब्रोंकाई आएगा। तो द राइट आंसर इज फॉरेन बॉडी इन ब्रोंकस। इसी के साथ अबीर आगे निकलते हुए
अभी हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने सही आंसर दिया। कि तो ब्रोंकियल अस्थमा यूजुअली एसोसिएटेड व्हीज के साथ होता है क्लासिकली। एम्फाइसीमा का रिलेशन नहीं है उतना ब्रोंकाई के साथ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आई थिंक पॉलीफोनिक और उससे रिलेटेड होता है, उसका भी एसोसिएशन होता है, पर स्पेशली मोनोफोनिक ब्रोंकाई तो फॉरेन बॉडी के कारण होना चाहिए था। ठीक है, ही इज कम अप विद डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन हाँ, बट इज अ राइट आंसर। ठीक है हर्ष, अस्थमा में मोनोफोनिक ब्रोंकाई कैसे? मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे सही में रेस्पिरेशन में कंफ्यूज। ओके, थोड़ा एग्जामिनेशन में थोड़ा वो वीक हो गए। ठीक है चलो, तो कोई बात नहीं। 9 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न दोनों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिस्ट ड्रॉप इज कॉमनली सीन इन न्यूरोपैथी induced by option A vincristine, option B alcohol, option C arsenic and option D lead। इसमें तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रहा है। हर्ष हैज कम अप विद द आंसर। ओके, अबीर हैज कम अप विद द आंसर। बोथ हैव कम अप विद द आंसर विथ ऑप्शन डी लेड। व्हाट ऑडियंस नीड्स टू से? ओके, तो सबको आंसर पता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लेड। ठीक है, लेड इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ न्यूरोपैथी, सो रिस्ट ड्रॉप इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन। ओके चलो, बहुत बढ़िया। तो 10 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन आप दोनों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाइन ट्रेमर्स आर फाउंड इन cerebellar disorders, alcoholism, Parkinsonism and Wilson's disease। So Harsh has come up with the answer. Okay, Abir has also come up with the answer. Both have selected Parkinsonism, option C। The fine tremors are found in not Parkinson disease। Alcoholism is associated with fine tremors। Fine tremors are classically seen in alcoholism। ये शायद कोई नॉर्मल बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कुंदू में। ठीक है, पीछे ट्रेमर वाले सेक्शन में, पेज नंबर 447 पर। ठीक है, तो शायद हमें ऐसा लग सकता है कि पार्किंसनिज्म है, बट द आंसर इज अल्कोहलिज्म। तो 11 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम आ गए हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे और उसके बाद एक है बोनस क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन के बाद हर्ष ने 6 सही और 5 गलत दिए हैं। अबीर ने 6 सही 4 गलत और 1 स्किप किया है, तो स्किप वाला बीच में आ रहा है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी रखा हुआ है। ठीक है, उसकी डबल प्राइज है और नो माइनस। 12वां प्रश्न दोनों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा इज A fresh frozen plasma, B splenectomy, C phlebotomy, D exchange transfusion। ऑडियंस में मयंक को आता लग रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुको, बोलना मत भाई कुछ। अभी रस कम अप विद द आंसर। ओके, हर्ष इज थिंकिंग। हर्ष हैज कम अप विद द आंसर। तो अबीर ने आंसर दिया है ऑप्शन सी फ्लेबोटॉमी। हर्ष ने आंसर दिया है ऑप्शन डी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्या लग रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लेबोटॉमी।
वाई नॉट एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन, हम पूछना चाहेंगे अबीर से, एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं? आई थिंक ब्लड भले ही एक्सचेंज करते रहेंगे, वो प्रोसेस तो कंटिन्यू ही होगी, डिस्ट्रक्शन या इंक्रीज की जो होगी। टू बी फेयर आंसर मैंने पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पॉलीसाइथेमिया वेरा इज फ्लेबोटोमी। व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया वेरा? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ WBC RBC प्लेटलेट्स। व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया वेरा? इट इज इंक्रीज्ड आरबीसीज। तो एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों है? अगर कुछ चीज बढ़ी हुई है तो हम दूसरा बाहर से क्यों भर रहे हैं? वो जितना ज्यादा बढ़ गया उतना निकाल दो। उसकी ट्रीटमेंट ही यही है कि HB लेस देन 15 इज अवर टारगेट। तो जितना अगर 15 से बढ़ जाता है तो पेशेंट हॉस्पिटल में आके ब्लड डोनेट कर देगा, और वो ब्लड यूज कहीं पे होता नहीं, उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। तो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज फ्लेबोटॉमी 300-400 ml, ठीक है, और हर बार 300-400 ml इतना निकाल देना है, ठीक है, एक टाइम पे। तो द आंसर इज फ्लेबोटॉमी। अभी कम अप विद द राइट आंसर, हर्ष विद द रॉन्ग। हम अब आगे बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बोनस क्वेश्चन फॉर बोथ। बोनस क्वेश्चन आप दोनों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which of the following drug overdose is not treated by hemodialysis? Which of the following drug overdose or poisoning is not treated by hemodialysis? A. Benzodiazepines. B. Digoxin. C. Lithium. And D. Barbiturates. कोई टाइम लिमिट रखा नहीं है, तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। नहीं मतलब एक्सक्रीशन की क्या सबकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उस पर थोड़ा सोच रहा हूँ, और बायोकेमिस्ट्री क्या है सब कंपाउंड्स की मोस्टली। हर्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कौन सा हो सकता है, दो में डाउट है, पर अभी देखते हैं उसमें क्या आता है। Abir has come up with the answer. Okay. Now left with Hers. हर्ष थोड़े से प्रेशर में लग रहे हैं क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या क्या चल रहा होता है दिमाग में। कुछ भी करके सही करना है, ये गलत नहीं करना कम से कम, इसलिए सोच रहा हूँ मैं ज़्यादा, जितना सोच सकूँ उतना। ऐसा होता है कि प्रेशर में आके लोग अक्सर गलती कर देते हैं, तो हर्ष थोड़े से प्रेशर में लग ही रहे। क्यों ना हर्ष को थोड़ा मोटिवेशन दिया जाए। तो मैं बता दूं, कबीर का आंसर है गलत। अभी आप बोलो कौन सा आंसर, वो नहीं बताऊंगा, पर अबीर ने सिलेक्ट किया है गलत आंसर इसके लिए। अभी यू हैव अ चांस, अब बोलो। अभी अपॉर्चुनिटी भी खुल गई है ना प्रेशर के साथ। वो तो जो रिस्क लेता है उसको ही इश्क मिलता है भाई। रिस्क है तो इश्क है, अभी तो अपॉर्चुनिटी भी खुल गया ना रिस्क के साथ। ही कैन जंप। आपने टाइप किया है ऑप्शन डी बारबीट्यूरेट। हर्ष ने टाइप किया है ऑप्शन डी बारबीट्यूरेट्स। अबीर ने भी टाइप किया था ऑप्शन डी बारबीट्यूरेट्स, और वो है गलत जवाब। और गलत जवाब, और हम देते हैं ऑडियंस को ट्राई। दोनों में डाउट है भाई, ऑडियंस भी क्लियर नहीं है। देखिए डिगॉक्सिन इज द राइट आंसर, ओनली एंड ओनली बिकॉज डीजी बाइंड के कहीं ना डीजी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिगॉक्सिन? नेफ्रोटॉक्सिक एंड बोलते जाओ आ जाएगा आंसर। व्हाट इज द पिक्युलरिटी ऑफ डिगॉक्सिन? Then all properties pharmacokinetics like। और कुछ याद आ रहा है? रिलेटेड टू हीमोडायनेमिक्स, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स। हाफ लाइफ, हाँ बराबर बोलो। हाफ लाइफ इसकी क्यों? लॉन्ग हाफ। Why? यस, डिगॉक्सिन हैज़ अ हाई वॉल्यूम, वो टिश्यू में जाके घुस जाते हैं, और डायलिसिस टिश्यू में जाके रिमूव नहीं करता है। इफ ड्रग इज
more likely protein bound or if in blood, only dialysis can remove only in the blood related drug, not he cannot go to tissues. The right answer is digoxin. बार्बिट्यूरेट एसिडिक तो एल्कलाइन से ही हो जाता होगा, उस लॉजिक से मैंने किया कि एल्कलाइन। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का क्विज, ठीक है। नाउ वी आर समिंग अप एंड द रिजल्ट्स आर आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, क्योंकि बोनस क्वेश्चन दोनों का सही नहीं हुआ था। तो आफ्टर 12 क्वेश्चन हर्ष इज विथ 6 राइट एंड 6 रॉन्ग, ठीक। एंड अबीर विथ 7 राइट 4 रॉन्ग एंड 1 स्किप। तो क्योंकि अबीर ने एक क्वेश्चन ज़्यादा सही दिया है और एक स्किप भी किया है, तो वो आगे चल रहे हैं, तो हम उनको विनर घोषित करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज टू डिफ़िकल्ट एंड टू गुड। और क्योंकि मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्योंकि मैंने तो इन जो ऑफलाइन क्विज थी उसके मैंने उनके वो रिजल्ट देखे हुए थे, तो क्वेश्चन 2 ही मैंने सिलेक्ट किए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि इनके लिए क्या सिलेक्ट करूँ, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो हो जाता। तो मैंने अपने कलीग्स को ही बोला था, 4 कलीग्स को, कि अलग अलग सिस्टम दे के बढ़िया से एकदम तगड़े क्वेश्चन दो। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे और उनमें से भी बहुत अच्छा खेल के दिखाया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट एनी वन इज़ विनर और लूज़र, जस्ट देर इज़ अ 1 मिस्टेक और 1 स्किप एंड अबीर इज़ अहेड, सो इट्स ओके। तो अबीर आज के विनर है, पर जो विनर है वो तो विनर है, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। तो आज की क्विज के विनर है, क्योंकि अबीर ने 7 क्वेश्चन सही दिए और एक स्किप किया, तो और वो आगे है, तो वो है विनर। तो वो हकदार बनते हमारी प्राइस के, जो कि है, क्योंकि 7 क्वेश्चन सही हुए तो 7 × 5 कितने होंगे? 3500 माइनस 4 250, तो 2500। तो वो विनर बनते हैं 2500 रुपीज़। और हर्ष के, क्योंकि 6 क्वेश्चन सही और 6 गलत है, तो वो हकदार बनते हैं प्राइस के, क्योंकि 6 सही और 6 गलत है, तो उनको मिलेंगे 1500 रुपीज़। तो मैं बता दूं सबको कि जानबूझ के हमने थोड़ा प्राइस का कट ऑफ किया था, और क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा उनकी बैच के स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं और हमने चाह रहे थे कि हमारा सब कुछ पैसे वो लोग लेके जाए, तो ये इंटेंशनली हमने उनको, ऐसा नहीं कि कम पैसे देने पड़े, बट क्योंकि अगर वो देते तो वो ज़्यादा ले जाते, इसलिए हमने पहले से ही कम रखा था। तो ये मत सुनना कोई ज़्यादा ले गया, आप दोनों के लिए स्पेशली हमने वो कम रखा था और रिस्क बढ़ाया था, ताकि आप वो उसमें आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। चलो बहुत बढ़िया, बाय।